हरितगढ़ राज्य अपनी हरी-भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। राजा हेमविजय और रानी सुरभि अपने राज्य को समर्पित और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनका एक ही दुःख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ और अनुष्ठान किए। एक दिन राज्य के गुरुदेव ने उन्हें बताया कि जब स्वर्ण चंद्र ग्रहण होगा, तब देवी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने आएंगी। ठीक वैसा ही हुआ। ग्रहण की रात देवी ने रानी सुरभि को एक दिव्य कन्या का वरदान दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। इस कन्या को अदृश्यता का वरदान और अभिशाप दोनों होगा। ये शक्ति उसके भले कर्मों के आधार पर कार्य करेगी। कुछ महीनों बाद राजकुमारी इरा का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये नन्ही राजकुमारी आगे चलकर राज्य के लिए वरदान और चुनौती दोनों बनेंगी। इरा का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में उसका जीवन बदल गया। एक दिन खेलते खेलते उसने देखा कि उसकी परछाई गायब हो गई है। घबराई हुई इरा रानी सुरभि के पास दौड़ी और रानी ने यह घटना गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने इरा को समझाया, तुम्हारे अंदर आदर्श होने की शक्ति है, लेकिन ये वरदान तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम्हारा मन शांत और निर्मल होगा। अगर तुम स्वार्थी बनोगी तो ये शक्ति तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। इरा को अपनी इस शक्ति से भय भी था और उत्सुकता भी। उसने धीरे धीरे इसे समझना और नियंत्रण करना सीखा। जैसे जैसे इरा बड़ी हुई, उसकी शक्ति उसे अलग थलग करने लगी। लोग उससे डरने लगे। वे सोचते थे कि वह अभिशाप है। महल में भी कई सेवक उसे देखकर घबराते थे। इरा का दिल टूट गया। वह अक्सर अकेले पल में डूब जाती थी और सोचती, क्या मैं कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगी? लेकिन रानी सुरभि हमेशा उसे साहस देती। वे कहती, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान है, इसे तुम अपने लिए या दूसरों के लिए वरदान बना सकती हो। एक दिन हरितगढ़ के पड़ोसी राज्य कंचनपुर के राजकुमार अधिराज हरितगढ़ आए। वे सूरवीर, बुद्धिमान और हंसमुख स्वभाव के थे। उन्होंने इरा के बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा जताई। पहली मुलाकात में ही अधिराज ने महसूस किया कि इरा के भीतर एक अनोखी चमक है। उन्होंने उसकी आदर्शता को वरदान के रूप में देखा। इरा ने अधिराज को अपने अकेलेपन के बारे में बताया। अधिराज ने उसे समझाया, तुम्हारी शक्ति तुम्हें दूसरों से अलग नहीं करती, बल्कि तुम्हें विशिष्ट बनाती है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन सकता है। हरितगढ़ का शांत जीवन उस दिन तहस नहस हो गया जब काले जादूगर काल नेमी ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। काल नेमी एक शक्तिशाली जादूगर था जो अंधकार की शक्ति से राज्य को जीतना चाहता था। उसने अपनी जादुई सेना के साथ हरितगढ़ के महल पर कब्जा कर लिया। राजा हेमविजय और रानी सुरभि को काल नेमी ने बंदी बना लिया। इरा अदृश्य हो गई और बच निकली। उसने काल नेमी की गुप्त योजना का पता लगाने का निर्णय लिया। अदृश्य होकर इरा कालनेमी के शिविर में पहुंची। उसने सुना कि कालनेमी की ताकत उसके जादुई अमरूद में छिपी हुई है, जिसे उसने महल के गुप्त तहखाने में छुपा रखा है। इरा ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अमरूद चुरा लिया। अमरूद को छूते ही कालनेमी की शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन कालनेमी ने इरा को देख लिया और अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की। इरा ने अपने आदर्श होने की शक्ति का उपयोग कर उसे चकमा दिया और आमलेटू को अधिराज के पास ले गई। अधिराज और हरितगढ़ के सैनिकों ने एमल्यूटू के प्रभाव से कालनेमी की सेना को पराजित किया। ईरान ने अपनी अदृश्यता का उपयोग कर कालनेमी को कमजोर कर दिया। अंत में अधिराज ने कालनेमी को युद्ध में हरा दिया। हरितगढ़ के लोग इरा की बहादुरी और बलिदान की सराहना करने लगे। उन्होंने समझा कि इरा की शक्ति राज के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान थी। राजकुमारी इरा ने महसूस किया कि उसकी अदृश्यता का सही उपयोग ही उसे सच्चा संतोष देगा। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि यदि वह अपने जीवन को परोपकार और भलाई के लिए समर्पित करेगी, तो ये शक्ति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। राजकुमारी इरा और राजकुमार अधिराज का विवाह हरितगढ़ के इतिहास में सबसे भव्य और ऐतिहासिक घटना थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। इरा ने न केवल अपनी शक्ति को सही दिशा दी, बल्कि वह जनता के दिलों में बस गई थी। परंतु ये तो महज शुरुआत थी। हरितगढ़ और कंचनपुर का गठबंधन विवाह के बाद हरितगढ़ और कंचनपुर के बीच एक सुदृढ़ गठबंधन बना। दोनों राज्यों ने एक साथ मिलकर व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा में प्रगति की।
ईरान ने अपने राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन इराक को अपनी शक्ति से अब भी डर था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल था कि क्या ये शक्ति हमेशा उसके नियंत्रण में रहेगी। कुछ महीने बीते। एक दिन गुरुदेव ने गंभीर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, एक नई चुनौती आ रही है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हारी शक्ति से भी अधिक खतरनाक है। तुम्हें अपनी आदर्शता का सही उपयोग करके इसे रोकना होगा। गुरुदेव ने बताया कि एक पौराणिक प्राणी जिसे छाया राक्षस कहा जाता है, अंधकार की शक्ति से लौट आया है। वह कालनेमी का गुरु था और इरा से बदला लेना चाहता था। छाया राक्षस ने जंगलों और गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। वह इरा को चुनौती देती हुई संदेश भेजता, तुमने मेरे शिष्य को हराया, लेकिन मैं तुम्हारी आदर्शता की ताकत को खत्म कर दूंगा। इरा और अधिराज ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर छाया राक्षस का सामना करने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। छाया राक्षस की ताकत उसकी परछाई में छिपी थी। इरा ने गुरुदेव से परामर्श लिया। गुरुदेव ने उसे बताया कि छाया राक्षस को हराने के लिए उसे अपनी आदर्शता से भी आगे की शक्ति को जागृत करना होगा। ये शक्ति उसके भीतर के साहस और सत्य से आएगी। इरा ने तय किया कि वह इस बार अपने राज्य के लोगों को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएगी। उसने अपनी आदर्शता का उपयोग कर छाया राक्षस के गुप्त स्थान का पता लगाया। छाया राक्षस के साथ महायुद्ध का दिन आया। ईरा ने अपनी आदर्शता से उसकी कमजोरियों का पता लगाया। उसने देखा कि उसकी परछाई सूरज की रोशनी से खत्म हो सकती है। ईरा ने अपनी योजना पर काम किया। उसने अधिराज और अपनी सेना के साथ मिलकर राक्षस को खुले मैदान में लड़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, राक्षस कमजोर होने लगा। ईरा ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से उसका अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद ईरा की आदर्शता ने शांत होना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अब वह एक सामान्य जीवन जी सकती है। ईरा और अधिराज ने मिलकर हरितगढ़ और कंचनपुर को स्वर्ग जैसा बना दिया। उनकी कहानी हर व्यक्ति को प्रेरणा देने लगी कि साहस, बुद्धिमत्ता और सच्चाई से किसी भी चुनौती को हराया जा सकता है। अंत में आदर्श राजकुमारी ने अपनी आदर्शता को नहीं, बल्कि अपने चरित्र को अपनी पहचान बनाया।